नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं जो समाज के हर हिस्से से जुड़ा है। अक्सर हम देखते हैं कि दो बहुत ही गहरे शब्दों का इस्तेमाल बिल्कुल एक जैसा कर लिया जाता है। वो शब्द हैं इक्वालिटी और इक्विटी। हम सब जानते हैं कि न्याय और बराबरी कितनी ज़रूरी है, पर इन दोनों शब्दों के बीच के वास्तविक अंतर को समझना उससे भी ज़्यादा आवश्यक है। चलिए समझते हैं कि कैसे ये दोनों शब्द एक दूसरे से अलग हैं और क्यों इनके बीच का भेद समझना हमारे एजुकेशनल और सोशल सिस्टम्स के लिए एब्सोल्युटली क्रूशल है। ओके, लेट्स डाइव इनटू दिस। आज के इस विश्लेषण में हम सबसे पहले इक्वालिटी वीएस इक्विटी के बेसिक डिफरेंस से शुरुआत करेंगे। फिर इसका सोशोलॉजिकल व्यू और साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट देखेंगे। उसके बाद स्कूल्स के लिए कुछ प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजीज समझेंगे और आखिर में एक क्लियर कोर डिफरेंसेस मैट्रिक्स के जरिए इस पूरी चर्चा को समेटेंगे। तो चलिए सीधे चलते हैं सेक्शन 1 की तरफ, इक्वालिटी वर्सेस इक्विटी। क्या सबके साथ बिल्कुल एक जैसा व्यवहार करना हमेशा सही न्याय होता है? यहाँ पर एक बहुत बड़ा फिलोसॉफिकल डायलेमा है। इसको समझने के लिए एक बहुत ही पॉपुलर और परफेक्ट एनालॉजी है। ध्यान देने वाली बात है, इक्वालिटी इज गिविंग एवरीवन द एग्जैक्ट सेम साइज शू टू वेयर। Equity is giving everyone a shoe that actually fits their foot। मतलब इक्वालिटी का लॉजिक ये है कि हर किसी को पहनने के लिए बिल्कुल एक ही साइज का जूता दे दिया जाए, अब चाहे वो किसी के पैरों में फिट आए या ना आए। वहीं दूसरी तरफ एक्विटी का मतलब है हर किसी को वही जूता देना जो उसके पैर के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट फिट हो। ये शू एनालॉजी इन दोनों एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स के बीच का अंतर 100% क्लियर कर देती है। Now what's really interesting about this slide is कि ये बिल्कुल साफ कर देता है कि हमारा अल्टीमेट गोल क्या है। यहाँ देखा जा सकता है कि जेंडर इक्वालिटी हमारा गोल है, यानी आखिरी मंजिल, जहाँ हम मानकर चलते हैं कि सभी का स्टार्टिंग पॉइंट या बेसलाइन एक जैसा है और सबको आइडेंटिकल रिसोर्सेज मिलने चाहिए। पर उस मंजिल तक पहुँचेंगे कैसे? उसका रास्ता है जेंडर इक्विटी। ये द मीन्स है, वो जरिया है जो इस सच्चाई को अपनाता है कि हिस्टोरिकली सबकी शुरुआत एक जगह से नहीं हुई है। इसलिए उस बराबरी तक पहुंचने के लिए कस्टमाइज सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सेक्शन 2, द सोशियोलॉजिकल व्यू। जब हम इस मुद्दे को सोशियोलॉजी यानी समाजशास्त्र के नज़रिए से देखते हैं तो एक बहुत बड़ी रुकावट सामने आती है, जिसे द बेसलाइन प्रॉब्लम कहा जाता है। सोचने वाली बात है, एक ऐसी सोसाइटी जहां सदियों से स्ट्रक्चरल पेट्रियार्की यानी पितृसत्ता चली आ रही हो, वहां अचानक से प्योर इक्वालिटी की डिमांड करना दरअसल खामियों से भरा है। अगर हम मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स को ठीक उन्हीं लोगों की तरह ट्रीट करेंगे जिन्हें हमेशा से सारी सुविधाएं मिली हैं, तो हम दरअसल उस एग्जिस्टिंग इनइक्वालिटी को वहीं का वहीं फ्रीज कर रहे हैं। यहाँ आइडेंटिकल ट्रीटमेंट काम नहीं करता, क्योंकि सबकी शुरुआती स्थिति एक जैसी थी ही नहीं। तो फिर इस बेसलाइन प्रॉब्लम का प्रैक्टिकल समाधान क्या हो सकता है? यहाँ एंट्री होती है सोशियोलॉजिकल सॉल्यूशंस फॉर इक्विटी की, जैसे कि अफर्मेटिव एक्शन, रिजर्वेशंस और टारगेटेड वेलफेयर स्कीम्स। एक बहुत अच्छा उदाहरण है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, या फिर स्कूल जाने वाली बच्चियों के लिए फ्री बाइसिकल स्कीम्स। ये पॉलिसीज इंटेंशनली रिसोर्सेज को उस तरफ टिल्ट करती हैं जहां हिस्टोरिकली नाइंसाफी हुई है। बेसिकली ये सभी कदम उस अनइवन ग्राउंड को लेवल करने का, यानी एक लेवल प्लेइंग फील्ड बनाने का काम करते हैं। सोसाइटी की बात तो हो गई, अब चलते हैं सेक्शन 3 की तरफ, द साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट। सोसाइटी के स्ट्रक्चर्स का सीधा असर इंसानी दिमाग पर पड़ता है। यहाँ साइकोलॉजी का एक बहुत ही क्रूशियल कॉन्सेप्ट सामने आता है, जिसे स्टीरियोटाइप थ्रेट कहते हैं। ये एक ऐसी स्थिति है जहां लोग सिर्फ इस डर से अंडर परफॉर्म करने लगते हैं कि कहीं वो अपने ग्रुप पर लगे किसी नेगेटिव टैग या स्टीरियोटाइप को सच न साबित कर दें। जैसे कि ये गलत धारणा कि गर्ल्स कांट डू स्पेशल रीजनिंग। एक ट्रूली इक्विटेबल सिस्टम में टीचर्स की भूमिका अहम होती है कि वो इन इंटरनलाइज्ड मेंटल ब्लॉक्स को तोड़ने के लिए स्टूडेंट्स को एक टेलर्ड मेंटरशिप और कॉन्स्टेंटली पॉजिटिव माहौल दें। और जब ऐसी इक्विटी एक्चुअली प्रैक्टिस की जाती है तो उसके फायदे सिंपली माइंड ब्लोइंग होते हैं। इसके साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स पर नजर डालें। सबसे बड़ा असर परसीव्ड जस्टिस और सेफ्टी पर पड़ता है। एक ऐसी स्थिति की कल्पना करते हैं जब एक स्टूडेंट फिजिकल और साइकोलॉजिकल तौर पर स्कूल में कंप्लीटली सेफ महसूस करती है, तो उसका एकेडमिक सेल्फ एफिकेसी यानी खुद की काबिलियत पर भरोसा आसमान छूने लगता है। और ऑब्वियस सी बात है, जब कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो स्कूल ना छोड़ने की मोटिवेशन अपने आप कई गुना बढ़ जाएगी। टीन्स और उनकी साइकोलॉजी को समझने के बाद अब आते हैं ग्राउंड रियलिटी पर। सेक्शन 4, स्ट्रैटेजीज फॉर स्कूल्स। एंड दिस ब्रिलियंटली इलिस्ट्रेट्स कि कैसे हमारी अभी तक की सारी थियोरेटिकल चर्चाएं डायरेक्टली ईंटों और स्कूल बसेस से जुड़ी हुई हैं।
स्टेप 1 को अगर देखा जाए, प्रोवाइड सेफ सेपरेट सैनिटेशन जिसमें प्रॉपर मेंस्ट्रुअल हाइजीन फैसिलिटीज शामिल हों। और स्टेप 2, अरेंज सेफ इंस्टीट्यूशनल ट्रांसपोर्टेशन। एक डेडिकेटेड स्कूल बस और सेफ क्लीन टॉयलेट्स ये सिर्फ एक बिल्डिंग का हिस्सा नहीं है, ये वो बेसिक इक्विटेबल इंफ्रास्ट्रक्चर है जो प्रैक्टिकली एडोलेसेंट ड्रॉप आउट रेट्स को ड्रामेटिकली कम कर देते हैं। इक्विटी हवा में नहीं, इन्हीं कॉन्क्रीट सुविधाओं में दिखती है। लेकिन सिर्फ फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी नहीं है, मैनेजमेंट और पॉलिसी लेवल पर भी सॉलिड रिफॉर्म्स होने चाहिए। सबसे ज़रूरी है जेंडर रिस्पॉन्सिव बजटिंग। इसका मतलब सीधा सा है कि बजट एलोकेट करते वक्त जेंडर स्पेसिफिक नीड्स को स्पेसिफिकली ध्यान में रखा जाए। उसके बाद हर इंस्टीट्यूशन में इंटरनल कंप्लेंट्स कमिटीज या आईसीसी होनी चाहिए ताकि हैरेसमेंट के कंप्लेंट्स को सेंसिटिव तरीके से मैनेज किया जा सके। और तीसरा पॉइंट है इंक्लूसिव लीडरशिप, जो ये सुनिश्चित करता है कि डिसीजन मेकिंग में सबकी आवाज़ शामिल हो। एक स्ट्रॉन्ग और फेयर एजुकेशनल पॉलिसी के लिए ये टर्म्स एब्सोल्युटली क्रूशल हैं। अब वक्त है आज की सारी चर्चा को एक जगह समेटने का। सेक्शन 5, कोर डिफरेंसेस मैट्रिक्स। लेट्स मूव टू एंड सी हाउ दिस बिल्ड्स अ कंप्लीट पिक्चर। इस मैट्रिक्स में हम इन दोनों के बीच के फर्क को एक साथ देख सकते हैं। कोर फिलॉसफी की बात करें तो इक्वालिटी बिल्कुल आइडेंटिकल ट्रीटमेंट पर फोकस करती है, जबकि एक्विटी फेयर और कस्टमाइज्ड डिस्ट्रीब्यूशन पर। सोशियोलॉजिकल व्यू में इक्वालिटी का अजम्पशन है कि सिस्टम पहले से फेयर है, पर एक्विटी एक्टिवली इन स्ट्रक्चरल बैरियर्स को एक्नॉलेज करती है। और स्कूल एग्जाम्पल से तो ये बात 100% क्लियर हो जाती है। सबको एग्जैक्टली सेम एग्जाम कंडीशंस देना इक्वालिटी है, लेकिन उन एग्जाम्स को सक्सेसफुली देने के लायक बनाने के लिए फ्री रिमीडियल क्लासेस और बेसिक सेफ्टी फैसिलिटीज प्रोवाइड करना जेंडर एक्विटी है। सो द क्रूशल पॉइंट इज, इस पूरे विश्लेषण के आखिर में हमारे पास एक बहुत ही गहरा और प्रोवोक करने वाला सवाल छूट जाता है। Can true justice ever be achieved in our educational systems without first committing to the difficult work of equity? क्या सच में बिना equity के इस कठिन रास्ते पर चले हम कभी अपने educational systems में real justice ला सकते हैं? ये प्रोसेस आसान बिल्कुल नहीं है, इसमें काफ़ी मेहनत और resources दोनों लगते हैं। लेकिन एक मजबूत और सच में न्यायपूर्ण समाज बनाने के लिए ये करना absolutely essential है। इस डीप थॉट के साथ आज के इस एक्सप्लेनर को हम यहीं विराम देते हैं। उम्मीद है इस एनालिसिस से इन कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स को समझने में ज़रूर मदद मिली होगी।